नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को 2 मिलियन पहुंचाने में सहयोग करें। हम अभी 1.8 पर पहुंच गए हैं। आज हमारे साथ वक्फ के मौजू पर चर्चा करने के लिए धीरेन्द्र पुंडीर जी, आपके जाने पहचाने, और कैप्टन सिकंदर रिजवी जो पहले जयपुर डायलॉग्स पर आ चुके हैं और काफ़ी आप पैनलिस्ट हैं, आपका काफ़ी देखा जाता है। वैसे ये कमर्शियल पायलट रहे हुए हैं कैप्टन सिकंदर रिजवी, और बाल्टिस्तान से आते हैं। ये इनका और विशेष परिचय है। तो आइए हम सिकंदर रिजवी साहब से ही शुरू करते हैं। देखिए, वक्फ बिल लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, अब प्रेसिडेंट के साइन होके कुछ दिनों में कानून बन जाएगा। तो आपसे विशेष तौर से मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि आप शिया कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन दृष्टि तो आपके पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पे है। तो आलिम उलमा को छोड़ दें, जो कि ऐसा लग रहा है उनका जैसे कि उनकी कोई प्रॉपर्टी चली गई हो। जनरल पब्लिक में, खास तौर से जो इन्फॉर्म्ड मुस्लिम कम्युनिटी या मिडिल क्लास है, उसका क्या रिएक्शन है? देखिए, हमेशा की तरह मुसलमान कंफ्यूज है। वो अपने उलमाओं का और अपने 2-3 लीडर हैं, ज्यादा लीडर है नहीं मुसलमानों के, उनके चेहरे देखा करता अब क्या होगा, क्योंकि वो उनकी बुद्धि इतनी कर दी गई है कि सोचने समझने की उनको भी क्षमता है ही। वो कहते हैं ना, दिनचर्या हो गई, रोज का रोजगार हो गया। मुस्लिम आबादी का 80% उसी में इन्वॉल्व रहता है, उसी में व्यस्त रहता है कि आज का दिन कैसे गुजरेगा, ये हमारा धंधा कैसे चलेगा। उसी बीच में ये टपक पड़ते हैं। इसमें उनके मौलाना होते हैं, कुछ चंद लीडर होते हैं जो नई नई बातें निकालते हैं, उनको सोचने का मौका नहीं देते। और मुझे तो रिएक्शन कहीं नजर नहीं आया। मैं तो लखनऊ आज आया हूँ, और कल मैं सारे दिन दिल्ली में था और कई चैनल से बैठ रहा था, और यहाँ तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया। कुछ भी नहीं, बिल्कुल जैसे नॉर्मल है वैसी नॉर्मल है। बल्कि काफी ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहां भी ऐसा कुछ नहीं। जितना जो कह रहे थे, अरे साहब वो वक्फ बोर्ड चला गया, वक्फ बोर्ड चला गया, तो इनके नेताओं ने, इनके मौलाना, अच्छा मौलाना को भी ज्ञान नहीं, वो अरबी पढ़े जरूर हैं, या वो कुरान की आयतें सूरह सब जानते होंगे, लेकिन उसके तर्जुमे नहीं जानते बहुत सारे मौलाना इससे। कल बड़ी लड़ाइयां हुई साहब, कई चल पे, हाँ कल लड़ाइयां हुई, इसी बात को लेकर लड़ाइयां हुई काफी। उन्होंने अमेंडमेंट जो हुआ है या होने की तैयारी हो रही थी, उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। उनको ये ज्यादा लग रहा है कि इसमें 2 हिंदू जोड़ दिए गए हैं। फिर उनको लग रहा है इस कमेटी के अंदर जो है वो बोरा भी होंगे, इसमें दाऊदी बोरा भी होंगे, उसके अंदर शिया भी है, सुन्नी भी है, सारे फिरके के लोग होंगे इसके अंदर। 2 औरतें भी होंगी। तो अगर 2 औरतें होंगे तो मुसलमान और थोड़ा सा विचलित हो गया, अरे यार ये कहां चक्कर हो गया। औरतों को तो 2 दर्जे का समझता वो। अरबों ने बात को छोड़ दिया है कि औरतें 2 दर्जे का, सऊदी अरब ऐसी कंट्री ने तक के छोड़ दिया। लेकिन हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो उनसे ज्यादा मजबूत मुसलमान अपने कहता है, जबकि दुनिया जानती है 80% सब कन्वर्टेड है। डीएनए टेस्ट कराओ। तो साहब हमें तो कोई रिएक्शन नजर नहीं आ रहा कोई खास। ओके, तो आलिम उलमा जो है, लेकिन वो तो बड़े एजिटेटेड हैं, जो आपने कहा खास तौर से कि साहब इसमें आगा खानी कहाँ से आ गए, इतनी छोटी आबादी है, उनकी रिप्रेजेंटेशन है, और बहुतों की भी आ गए और शिया भी आ गए। हाँ, बहुतों की दुकानें सब बंद होने जा रही है, जिसपे राजनीति करते। देखिए, मौलाना भी राजनीति करता है। वो इंतजार करता है कि वो ईद आने वाली है तो पुलिस ऑफिसर आके, कमिश्नर पुलिस आके लखनऊ में है तो लखनऊ शहर से ही की बात कर ले कि साहब आके हमसे मिलेगा, पूछेगा देखिए जुलूस ठीक से निकले, मुहर्रम आया, जुलूस ठीक से निकले तो डीएम आ जाएंगे, एसएसपी आ जाएगा, कमिश्नर आ जाएंगे। इनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो हमारे घर चल के आया, इसी में ये खुश हैं। इनकी कौम इनकी मर रही, खप रही, झोपड़पट्टी के अंदर है, पंचर जोड़ रही है, उस पर उनको ध्यान नहीं है। एसपी साहब उसके एसपी छोड़िए, एक सीओ चला जाता है, सर्किल ऑफिसर से खुश हो जाते हैं, तो लगाते पोस्टिंग लगाते हैं मौलाना। वो बड़े बड़े मौलाना की पेज चलने से पोस्टिंग लगती है कि आज वहां के सर्किल ऑफिसर हमसे मिलने के लिए गुलदस्ता लिए। अब ये लेवल इनका आप समझ सकते हैं।
वो विचलित तो होंगे, दिखाने के लिए भी हो रहे हैं। धीरेन जी, कुछ दंगा फसाद, कुछ आंदोलन, कुछ खून बहाने की बातें हो रही थी, कुछ दिखा दे आपको? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि ये बहुत ही सही तरीके से जो है सरकारों ने हैंडल भी किया है तमाम चीज़ें, और संसद में भी अगर आप गौर करेंगे, उन सबको ये मालूम था, जो बोल रहे थे, जो शेर पढ़ रहे थे, जो दूसरे तमाम चीज़ों की तरीके से इसको लोकतंत्र पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, तमाम पर जो हमले बता रहे थे, उनमें से किसी भी एक कोशिश की मुहिबुल्लाह ने। आपने देखा होगा कि जब उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज को मानेगी नहीं, लेकिन उस पर देश के होम मिनिस्टर का जो जवाब था वो बेहद बेहद मतलब माकूल जवाब था, और कहा कि ये कहने का कैसे मतलब हो सकता है, ये कोई कह कैसे सकता है कि मानेगी नहीं, संसद से पास कानून है, तो ये मजाक नहीं है। और मुझे लगता है कि जो बड़ी चीज है संजय जी, क्योंकि अभी बातचीत होगी तो उसमें बहुत सारी चीजें जो मुझे अलग दिख रही हैं वो होगा, लेकिन एक बड़ी चीज जो रिजवी साहब ने कहा, मुझे उनकी बात को मैं थोड़ा सा आप आगे ले जाता हूं कि शायद अब थोड़ा चेंज महसूस कर रहे हैं। जब आपको मस्जिदों के उन आलिमों, मौलानाओं और उन सब से जो सिर्फ धार्मिक मामलों को या उन किताबों को ही दुनिया समझ रहे हैं, और उनको लगता है कि आज भी उन्हीं से तय हो रही है ना, जिहाद फी सबीलिल्लाह, उनको लगता है कि कंटिन्यू चलते रहने वाली चीज है। लेकिन नए माध्यम, नई सरकार, और सबसे बड़ी बात है इंटरनेट जैसी चीज ने मुस्लिम समाज तक अपनी पकड़ बनाई है। ये पहली बार हो रहा है 1400 साल की हिस्ट्री को जितना मैं समझता हूं, हालांकि रिजवी साहब मुझसे ज्यादा काबिल हैं और वो समझेंगे, लेकिन जितना मैंने देखा है कि पहली बार आप सुन रहे हैं, आप उससे सीधा राब्ता कर रहे हैं, जो आज तक आपके साथ कोई आपको बीच में भेजता था, खासतौर से आलिम, फाजिल या मौलवी जो बोलते थे, मौलाना, उन सब से सुनते थे। लिहाजा जब वो धमकियां दिया करते थे, हम लोगों ने तो बचपन से अखबार पढ़ना शुरू किया था, तो याद है आपको, जब यहाँ से दिल्ली से एकदम चैलेंज होता था और जामा मस्जिद से निकल के जुलूस चलता था, और बात उनकी रिजवी साहब की वो सही है, सीईओ आगे रोकता था और साहब बड़ा एकदम सल्यूट मार के, और फिर वो इमाम साहब वापस चले जाते थे और अगले दिन अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा जाता था। तो वो अब नहीं हो रहा है। उन धमकियों को आपको याद होगा, इसमें भी धमकियां दी गई जो जमात इस्लामी के या उनके जो, माफ कीजिए, वो जो उलमा काउंसिल है, और तमाम लोगों ने धमकियां दी, लेकिन वो धमकियां उनको भी मालूम है उतनी ही खोखली थी जितनी वो देते वक्त महसूस कर रहे थे, क्योंकि सरकार खास तौर से अभी मैं बाद में आऊंगा उस पर, जो मुझे इस पूरे बिल के बाद जो महसूस हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात लॉ एंड ऑर्डर की थी कि तमाम कोशिशें हुई, तमाम चीजें उबालने की हुई, लेकिन जनता भी ये जानती है कि अब कोई भी चीज एक एक धार्मिक आईने पे आपको उस आईन के सामने ऊपर और नीचे नहीं कर सकती कि आप उस पर ये यकीन कर ले कि हाँ ये नजस है और ये कुछ नहीं कर सकते, ये धरती चूंकि सारी हमारी है। वो सब चीजों से वो समझ गए कि ये सब चीजें लॉ एंड ऑर्डर की है, ये लॉ एंड ऑर्डर है। कोई भी एक सीओ भी अगर लाठी बजाने पे आएगा और एसडीएम ऑर्डर कर देगा तो वहां कुछ भी होगा जो कानूनन सही होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी ऐसे गोली चलाए, लेकिन कानूनन होगा और कानून व्यवस्था बिगड़ने नहीं दी जाएगी। ना इस तरह होगा जो 80 में हम लोगों ने मुरादाबाद में देखा, 87 में मेरठ में देखा, 2013 में मुजफ्फरनगर में देखा, ये यूपी है। उससे अलावा आपने बंगाल में देखा, आपने अलग अलग राज्यों में देखा, मध्य प्रदेश जैसे शांत राज्यों में खजराना और उसमें देखा अलग अलग जगह पर जहां सिमी के काडर थे, वो अब नहीं है। लिहाजा आपको सिर्फ अगर कहीं दिखा है तो एक जुलूस में खड़े हुए लोग कोलकाता में जरूर पार्क होटल के सामने वो दिखे, जिनमें, और बहुत ही सही बात की उन्होंने, रिजवी साहब ने, मुझे लगता है बहुत सही पकड़ा। उनका सबसे बड़ा दर्द, वो पूछ रहा था कि आपको हुआ क्या है इसके पास होने से, उसने कहा कि हिंदू कैसे शामिल हो गए, आप बताइए 2 हिंदू कैसे शामिल हो गए। बात तो सही है, वो लोग अपना गुस्सा है, लेकिन लोग 2013 में मैं जी, थोड़ा 2013 में उन्होंने गैर मुसलमानों की जमीन पर कब्जा करने का प्रोविजन बना दिया। हाँ। तो अब उन्होंने गैर मुसलमान को भी शामिल करना पड़ेगा। जब आप हिंदू की जमीन कब्जा कर सकते हो और हिंदू वक्फ कर सकता है तो फिर हिंदू शामिल तो होना पड़ेगा ना। पीछे वाले जो लिटिगेशन है वो कैसे सॉल्व होंगे? तो मैं यही कहूंगा आपके सवाल के जवाब में कि आज
सब तरफ, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मुझे लगता है मुस्लिम समुदाय के एक बड़े उस हिस्से के, जो अब ये समझ रहा है कि दुनिया इस मस्जिद के अंदर जो बैठा हुआ आदमी बता रहा है वो नहीं है। उनको खुद आगे चलना है, उनको खुद समझना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मीम्स आपने देखे होंगे उत्तर प्रदेश के, वेस्टर्न यूपी के, जो मुझे लगता है आपने भी देखे होंगे, रिजवी साहब ने भी देखे होंगे, और दर्शकों ने तो बहुत देखे होंगे, जिसमें वो रिपोर्टर उनसे, यूट्यूबर्स ही हैं अलग अलग, उनसे कुछ पूछ रहा है तो कह रहा कि तू, हम जानते हैं तुझे, तू यहाँ हमारे मुंह से कुछ कहलवा के जाएगा और फिर योगी जी फट्टे बजाओगे हमारे पे, तू तो नहीं आनेगा। तो ये क्लैरिटी है, ये मतलब वो समझ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये इमोशनल उस पे नहीं चलती, लॉ एंड ऑर्डर ग्राउंड पे चलती है, सरकार की इच्छा शक्ति पे चलती है, और इस बार सरकार दिख रही है। अभी तक तो आज के दिन सब शांति, हालांकि कल ही मीटिंग बुला ली गई थी, अलग अलग राज्यों में हुआ, डीजीपी यूपी ने भी कह दिया था कि किसी भी तरह का कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ जो एक सेंट्रल एजेंसीज हैं, दे ऑल आर वेल प्रिपेयर्ड, वो थी, उन्होंने कहा कि कोई इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं, और वैसा हुआ भी नहीं। जी, तो सिकंदर रिजवी साहब के पास से एक बार फिर से चलूंगा। ये बताया कि आज आरिफ मोहम्मद खान साहब का एक बयान आया, बड़ा इंटरेस्टिंग बयान था। कह रहे कि साहब कि किसी भी वक्फ बोर्ड ने आज तक एक भी यतीम और एक भी बेवा के लिए कुछ भी नहीं किया है। ये कहाँ तक सही है? आपका क्या अनुभव है? मैं यहाँ पे एक 45 सेकंड लूंगा एक बात को कहने के लिए। उन्होंने बहुत अच्छी बात आराम से, आपके पास पूरे 5 मिनट हैं। बहुत अच्छी बात की गई है। देखिए, ये मक्का मुकर्रमा जो इमारत बनी हुई है, जिसके तवाफ करने के लिए, हज करने के लिए लोग जाते हैं, इसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इसकी बुनियाद रखी थी। और इसके जो पत्थर हैं, पास की तैफ की पहाड़ियों के पत्थर हैं, वो पत्थर ला करके जो वहां के रहने वाले थे, नोमैड्स हुआ करते थे, बेडुइन बोलते हैं इनको अरब के अंदर, ये लोग होते थे, उनसे जमीन के पत्थर मांगे, हमको दो, हम इमारत बनाएंगे जहां पे लोग बैठ करके इबादत करेंगे, एक जगह होनी चाहिए। वहां काफी सैंड स्टॉर्म और उस जमाने में आते थे, वो ऐसी खुली जगह थी। तो उन लोगों ने पत्थर दिया, हम तुमको क्यों दे पत्थर? तो उन्होंने कहा भाई पत्थर हमको तो ये दान करो, हमको ये हमको सदका करो। सदका मतलब दान करना, सदका करो, हम सदके से इसको बनाएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, सदके से बनाएंगे, और इसमें लोग आएंगे, और इसकी अगर आमदनी होती है तो उसको पैसे को भी सदके में दिया जाएगा, घर कोई नहीं लेके जाएगा। साहब, ये अबू हुर्रियात के एक हदीस है जिसमें उन्होंने सूरह बकर का जिक्र किया गया। सूरह बकर के अंदर, कुरान मजीद के अंदर 127वें आयत के अंदर सेकंड पारे में अगर आप देखेंगे, उसके अंदर खास कर ये लिखा हुआ है कि आपको सदका जारिया करना है। सदका जारिया नहीं कि आपको डोनेशन करना है, कॉन्टिन्यूटी बना के रखनी हो, वो चाहे आपके जर से हो, जायदाद से हो, चाहे कमाई से हो, आपको निकालना पड़ेगा गरीबों के लिए, मुस्तहिक के लिए, जिनको जरूरत है उनके लिए। यह कुरान में हुक्म है, सूरह बकर के अंदर है ये, इसको कोई नकार नहीं सकता। वक्फ का वर्ड वहां पे बिल्कुल नहीं है। तो ये जो वक्त बना है उसी को मद्देनजर रख के बनाया गया। लेकिन मैंने तो आज तक देखा नहीं है किसी गरीब को इसकी कमाई दी गई। इन्होंने तो बिल्डरों को बेच डाला, इन्होंने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े कर दिए। और इनकी कहानी क्या, 99 साल की उसने लिखा पढ़ी करके रजिस्ट्री कर देते हैं। 99 साल कौन देख कर आ रहा हो, पता हो जाता है। खूब जमीनें बेची गई पूरे भारत के अंदर। क्या 90 कंट्री के अंदर साहब वक्फ बोर्ड मुसलमानों ने बनवा दिया। तुर्की में नहीं, ईरान में नहीं, सऊदी अरब में नहीं, एमिरेट्स में नहीं, उनकी यहाँ नहीं है मुसलमानों की यहाँ। लेकिन ये मुसलमान जहां पहुंचा वहां पर उसने वक्फ बोर्ड, अरे इंडोनेशिया में भी नहीं है, वहां वक्फ बोर्ड बना दिया। वक्फ बोर्ड में इन्होंने आड़ के अंदर कमाने का धंधा कर लिया, कुछ कर लिया। अब जैसे मान लीजिए कि मस्जिद है, क्या इमामबाड़ा है, वो हमारा है, हमने दान दे दिया साहब, ये तो हमारे तो परिवार चलाएगा नहीं, ये इसको हमने ट्रस्ट बना दिया। उसकी जो आमदनी आएगी वो गरीबों में खर्च की जाएगी। खास करके ताकीद है कि गरीबों में खर्च होगी सर, सदका है ये सर, चैरिटी नॉट डोनेशन, चैरिटी है। ना कि आप मौलाना खुद अपना घर बना के बढ़ जाए या बिल्डर को दे दें, कॉम्प्लेक्स बना दें, ये कर दें, वो कर दें। अच्छा, ये चीज बड़ी यहाँ पे ला रहा हूं, नुक्ते वाली बात है कि साहब ये हलाल पैसा है, ये हराम का पैसा नहीं है। उस जायदाद से जो कमाई होगी वो हलाल होनी चाहिए, हराम नहीं होनी चाहिए। कुरान मजीद जो है उसके अंदर हराम हलाल बहुत सख्ती से कहा गया है। भाई साहब इन्होंने विजय मलया साहब को दे दी, उन्होंने उठा के शराब की फैक्ट्री लगा दी उसके अंदर। वक्त की जमीन पे शराब की फैक्ट्री है, उसकी आमदनी हो रही, वो हराम, वो हराम। जो खा रहा है उसको वो हराम, वो सदका जारिया के अंदर आ रही है हराम। ये सर इन लोगों ने क्या करा है कि खास करके भारत के अंदर जो आई हैं
तंजीमें कह लीजिए या इदारे कह लीजिए, जैसे कि यहाँ का नदवा लखनऊ का है, देवबंद का आपका वो है, इन लोगों ने 52-53 के बाद ये हरकतें शुरू करी। अगर आप देखेंगे रिकॉर्ड में जाकर के, देवबंद का 100 साल पुरानी ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कई संस्था है इस्लाम को पढ़ाने के लिए, इन्होंने स्पीड पकड़ी 33-34 के अंदर। वो पकड़ी इसलिए कि उन्होंने ये देखा कि जो भारत का मुसलमान है, उनकी जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, जो उनके परंपराएं हैं, और जो उनकी कहते नहीं कि आपकी जो रिवायतें हैं, रिवाज हैं, वो हिंदुओं जैसे हो गए। शिया जो है वो ताजिया निकालते हैं, वो रामडोल की कॉपी है, वरना कहीं ईरान में ताजिया नहीं उठता है। ये ताजिए के रिवाज हमारे हिंदुस्तान में, चलिए ठीक है, आपकी आज साफ करिए, तो रिवाजुल मुल्क, मजहब को मुल्क के हिसाब से ही मनाएंगे। इसी तरह यहाँ नौरोज होता है तो शियों ने होली खेलनी शुरू कर दी। इंडिया की शिया सारे होली खेलते हैं, ये रंगों का त्योहार है। ईरान में भी, पर्शिया के अंदर इसको जोरसियन भी मानते हैं, न्यू ईयर 21 मार्च को मनाया जाता है, वो ले रखा है शियों ने। उसका इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, ना इस्लामिक तारीख पर मनाया जाता, अंग्रेजी 21 मार्च को मनाया जाता, कोई चांद नहीं देखा जाता, तो सारा शिया न्यूरोज मनाता पूरी दुनिया का। तो उन्होंने ये देखा कि यहाँ पे हिंदुओं के रीति रिवाज बहुत है। वो शबरात में पटाखे छूटते, चिरागा होता, वहां तो होता नहीं, यहाँ होता है, तो वो दिवाली से लिया गया। तो उनको बड़ी बेचैनी हुई, वो खास करके देवबंद को, कि साहब हमें मुसलमानों को जो इस्लाम की स्ट्रीम है उसमें लाना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जगह जगह तबलीगी इतने झुंड बना के भेजना शुरू कर दिया तबलीग करने के लिए। फिर तबलीगी जमात ही बन गई पूरी। उनका मकसद ये था कि हिंदुओं की तरफ इनका रुझान ना हो और हिंदुओं की जो इतनी रस्म रिवाज उसको लोग अडॉप्ट न करें। मैं यहाँ पर एक बात आपसे कहना चाहूंगा, बड़ी अजीब और गरीब है। मैंने अपनी आंख से देखा है, मुझे ऐसे जगह से जाना पड़ा 26 जनवरी के कार्यक्रम के अंदर, वो जो सड़क थी हमारी जिससे हमको लेके जा रहे थे, वहां मुझे अटेंड करना था कॉलेज के अंदर, छोटा प्रोग्राम था, वो मुस्लिम बस्ती से निकल रहा था, और खासकर वो कसाईयों की बस्ती थी साहब। ये वजीराबाद की बात कर रहा हूँ आपसे, दिल्ली की। तो मैंने उसमें देखा कि बुरके में औरत है, बच्चे को कपड़े सफेद पहनाए, झंडा लिए हुए, और हस्बैंड आगे स्कूटर चला रहा है। ये पोस्टर नहीं है, हर आदमी। तो ये छोटी कौमें थी, ज्यादा 26 जनवरी 15 अगस्त मना रही थी। और मैंने होली में लखनऊ में देखा कि मुस्लिम को जो छोटी कौमें थी, वो बच्चों को पिचकारियां दिला रही जाकर के, उनको परेशानी नहीं थी, इन मुल्लों को परेशानी सबसे ज्यादा थी। तो ये इन्होंने वक्फ बोर्ड हो और चाहे जिसके लिए लड़ाई लड़े, ऑलरेडी इस्लामिक पर्सनल बोर्ड हो, इनका सिर्फ एक यही है कि लड़ाई लड़नी है हमको, और जहां पे हिंदुओं की दखल होती है, जहां पे हिंदुओं से कोई मतलब है, जबकि वो हिंदुओं के मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पर 90% हिंदुओं की आबादी है, चिल्लाते रहे 25 करोड़ 25 करोड़, ऑफिशियल तो 17.5 करोड़ है। 17.5 करोड़ में 4.25 करोड़ शेयर निकाल दो, बचे मुश्किल से 12-13 करोड़ है मुसलमान। बोलते रहते हैं 25 करोड़ 30 करोड़ फर्जी का। तो चक्कर क्या है इनका, इनको बाहर के मुल्कों में लिफ्ट नहीं मिलती। अरब में जाते मैं भी अच्छी बोल देता हूँ, सऊदी अरब में जाएंगे तो कहेंगे अंता हो तुमने कराना भूनू, कहते हैं कि तुम हिंदी हिंदू हो, पता उनका मतलब होता है कि हिंदुस्तान से आए हो, उनका मतलब ये नहीं होता कि तुम हिंदू हो। और हमारे मुसलमान तो हम उससे कहते हैं कि मैं नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं लेकिन मैं हिंदू हूं, तो कहते हैं या अल्लाह आपको बुलाएंगे भी। अगर आप कह देंगे मुसलमान की अतला बर्रा भाग जाओ यहाँ से, तुम नकली हो। एक अरब की बात नहीं कर मैं सऊदी अरब की, मैंने तो यूएई के अंदर देखा कई ऐसे जो हार्डकोर अरबी हैं, वो इंडिया के मुसलमानों को धक्का मार भगा देते, कहते हैं नकली है, तो हिंदू झूठ बोल रहा है। तो उसकी वजह क्या है, इनकी हरकतें मुसलमानों के मौलानाओं ने बनाई है, हमने नहीं बनाई। ओवैसी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, ये क्या राय देते रहते हैं। आप कितने इनके बयान, हमने बड़ी लड़ाई लड़ाई इनके बयानों के ऊपर, उल्टी सीधी बोला करते हैं साहब। हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की जीने नहीं देना चाहते, और जो अनपढ़ मुसलमान है वो तो बेचारा फंसा ही रहता है इनके चक्कर में। एक लाइन और आती है, अब मुसलमान जितना पढ़ रहा है वो काबिल बनना है आपको रेजिस्ट करने के लिए, आपसे लड़ने की, ना कि देश की सेवा करने की। मैं बहुत ही डंके की चोट पे कहता हूं इस बात को, इसमें किसी को बुरा लगे मुझे परवाह नहीं। अभी बहस में कल भी मैंने कहा कि हमारे फौज में, हमने कहा एक फाइटर पायलट बताओ मुसलमान, अभी हैं भी 12-13 तो वो शिया हैं, नाम गिना दूं तो मौलाना उठ के भाग गए। अपने फौज भी नहीं भरते, तुम लोग हराम समझते हो, क्योंकि तुमको चलानी पड़ेगी। पाकिस्तान पे गोली तक मुसलमान को चलाना कैसे गोली चलाएगा, इसलिए फौज में तुम लोग नहीं जाते, और चाहते तुमको पूरा हक मिले भारत के अंदर रहने का। हम तो चाहते हैं कि तुम जाओ आईसीस में, वहीं जाओ, भर्ती हो जाओ आईसीस में, फिर मरो जाकर के वहां। तो मुसलमान ने अपनी बदतर से बदतर हालत जो करा दी है, चाहे पार्लियामेंट में हो, चाहे बहुत सारी चीजें। अभी देखिए आएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, हंगामा मचाएंगे। और सर एक बात और बड़ी मजेदार है,
जब राम मंदिर के जब बिल्कुल हो गया और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, पूजन पाठन शुरू किया, उद्घाटन किया, हमारे प्रधानमंत्री चले गए तो सब घर में लेटे हुए चिप्स खा रहे थे, टीवी देख रहे थे, कोई तो हल्ला नहीं करा, क्योंकि इनके जितने लीडर 4-6 थे वो अंदर घरों में बैठा दिए गए तो बोलोगे नहीं। एक मुसलमान बाहर नहीं निकला, बेटा टीवी में देखा था, हाँ बड़ा बढ़िया प्रोग्राम हुआ। या ऐसे लोग हैं ये, इनका ब्रेन वॉश करना पड़ेगा हमको। कैसे करेंगे ब्रेन वॉश? वो तो कहते सर हैं कि सर मैं एक बात कहूं सर, एक बात आपसे कहूं, ये कौम बड़ी मासूम है, बड़ी भोली है, बड़ी भोली है ये अल्लाह के नाम पे कुछ भी करने को तैयार है। आप समझ रहे हैं? ये कुछ भी करने को तैयार है, ये इतनी भोली है। ये 12 साल के बच्चे को बम लगा के भेज देते हैं, ये फिदाइन बना देते हैं। अरे आज के युग में कौन फिदाइन बनता भाई? ये 1400 साल के पहले का समय नहीं है, वो मुसलमानों का, वो अरबों का, वो खलीफाओं का दौर नहीं है, ये आज का दौर है साहब, साइंस का युग है, और आज भी फिदाइन बन रहे हैं। सिर्फ इनका ब्रेन वॉश तभी किया जा सकता है जब इनके लीडर को उठा उठा के बंद किए जाएं, और भारत के अंदर शिक्षा पद्धति को, जो इस्लाम को जो पढ़ाते हैं ना मदरसे, इनको पर अंकुश लगाया जाए, वहां पर कंपलसरी कर दें, हाई स्कूल तक के हमारी रेगुलर पढ़ाई करानी जरूरी, वरना मदरसा बंद। कमाल गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी से देखे। कमाल अतातुर्क का किस्सा आता है कि उन्होंने एक जहाज में बढ़ के सारे मौलाना जो है वो बीच समंदर में छोड़ दिए। अरे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सुनिए अभी एक और सुन लीजिए, जब ये आया था ये प्रिंस सलमान, जिसने टेक ओवर किया क्राउन प्रिंस ने, जिसने 82 नमाज जो पढ़ाते थे मक्के मदीने के हरम की, उनको फांसी उसी टाइम दी। सबसे पहले उनको फांसी करने में बदनाम करके रखा हुआ, सबसे पहले फांसी उसने उठा के उनको दी। सबसे ज्यादा उसने आजकल डेवलपमेंट अपने क्या शुरू कर दिया, ओपननेस आ गई। आपको मालूम है किंग फहद यूनिवर्सिटी जद्दे की, उसमें डिपार्टमेंट खुल गया है जहां पर रामायण और महाभारत पढ़ाई जा रही है, और यहां से भेजे गए महाराष्ट्र से पढ़ाने के लिए। वो इसलिए कि साहब धर्म के नाम पे नहीं, लेकिन ज्ञान, क्योंकि हिस्टोरिकल बहुत ही ओल्डेस्ट एंशिएंट रिलीजन हिंदुइज्म है, हम उसको पढ़ना चाहते हैं। हम तो 1400 साल से हमको बेवकूफ बनाई गया। प्रिंस सलमान ने खोली सर, अभी सर्च करिए आपको मिल जाएगा। सऊदी अरब ऐसी जगह के अंदर किंग फहद यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने पूरा डिपार्टमेंट खोला कि भाई दुनिया जाने तो क्या है, ये महाभारत भी और रामायण भी सब्जेक्ट है वहां पे। पाकिस्तान में बड़ी परेशानी है, तो देखिए खुला दिमाग इनका धीरे धीरे, लेकिन बाहर वालों का खुल गया। सबसे ज्यादा अगर बंद दरवाजे बंद है वो हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के, तो उनको तो तकलीद इनका दिमाग खुलना होगा। तो क्या करेंगे वो जी, उनको तो अपने मौलानाओं की तकलीद करनी है, नहीं तो फिर वो जहन्नम में जाएंगे। देखिए सर, सुन्नियों में तकलीद होती नहीं है, इनके तो मुरीद होते हैं। शियों में तकलीद होती है, और शियों में तकलीद जो होती है, मौलाना बैठे हैं एक नजफ में, एक बैठे वहां ईरान के अंदर, और उनकी तकलीद खामनेई साहब की तकलीद में है, कोई सिस्तानी साहब जो करबला के अंदर, उनकी तकलीद के अंदर है। सुन्नियों में तकलीद होती नहीं है, ये तो मुरीद होते हैं। किसी के मुरीद हो जाए, चाहे मौलवी साहब के मुरीद हो जाए, चाहे जो लेटा हुआ है जिसकी कब्र बना दी गई उसके मुरीद हो जाते हैं लोग। हम लोग शियों में कब्र और मानी नहीं जाती ज्यादा, बस होली प्लेसेस हैं जो हमारे इमाम की हैं, बस वो है, और नहीं, आम नहीं। हमारे क्या तो कब्रें भी जमीन से बराबर बनाई जाती हैं। और आज मैं लखनऊ में हूँ, मैं अपनी मदर की कब्र पे गया था, तो जमीन समतल होती है, आप उसमें चल सकते हैं। पूजा नहीं आता हमारे क्या शो में, मैं बोल रहा हूँ, सब सुनेंगे। आप चल सकते हैं, बच्चे क्या करते हैं उसके ऊपर। जी धीरेन जी के पास चलते हैं। धीरेन जी, आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देवबंद के पास बैठे हुए हैं, आपका स्थान भी बिल्कुल देवबंद से लगता हुआ है। तो देवबंद के पास क्या एक्टिविटी है? हमारे मौलाना अरशद मदनी क्या कह रहे हैं? वो तो कह रहे थे ईंट से ईंट बजा देंगे और कुर्बानी देंगे। तो कुर्बानी खुद देंगे या दूसरों से दिलवाएंगे? देखिए, कुर्बानी तो दूसरों को ही देनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक का इतिहास तो यही कह रहा। अभी तक तो मैंने देखा नहीं है कि कभी कोई मौलाना इस तरह से जिसने आह्वान किया हो, या भीड़ को, या 15 मिनट में जो लोग खाली चाहते हों। इतने लंबे समय से मुजफ्फरनगर में दंगे में बचपन से देखता आया हूँ। वो दौर भी देखा है कि लोग अपने घरों में, हम लोग छतों पर महिलाओं को बंद कर दिया करते थे, जो दूसरा तीसरा माला हुआ करता था। ये मैं पर्सनल कह रहा हूँ, किसी को कोई, जिसको ये हवाई जहाज यहाँ बैठ के दिल्ली में वो पत्रकारिता के होंगे, वो जानते होंगे। मैं इस बात के लिए मैं जानता हूँ, खुद उनमें से थे जो लोग बंद कर दिया करते थे अपनी महिलाओं को, और खुद गली के बाहर खड़े होते थे।
दोनों तरफ, ऐसा नहीं कि उधर नहीं होता होगा, वो मैं नहीं जानता, लेकिन हम लोग ये था कि कुछ भी होगा तो आप सल्फास खा लीजिए और हम लोग जो है सीधा लड़ेंगे। वो दौर वहां रहा है, लेकिन उन दंगों में भी कभी कोई लीडर का बेटा नहीं मरा, कभी कोई नहीं देखा मैंने उनका, जो वो आह्वान करते थे या दंगे कराते थे। वो तो हम लोगों के साथ, जब हम लोग फिर चूंकि गांव से गए हुए लोग हैं, तो वो क्या करते थे कि हम लोगों के पास गेहूं और वो तो चावल हमेशा गांव से आया हुआ रहता था ना भाई, स्टॉक रहता था, तो फिर 5-2-4 दिन के दंगे के बाद फिर चाहे उधर मल्लूपुरा हुआ करता था, इधर वो पीछे रैदासपुरी और तमाम जो अलग अलग होते थे, जो थोड़ा सा नीचे आर्थिक हालत के थे, तो फिर हम लोग इकट्ठा होके फिर खुद ही उनको गांव वहां आटा पिसवा के, चक्की खुलती थी बाकायदा, वो आटा पिसता था और रात को पुलिस से बच के सबके घरों में आटा चावल सब दिया जाता था, उसमें हिंदू मुस्लिम को दोनों को दिया जाता था, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी कोई बड़ा नहीं मरा। और जिस देवबंद की बात कर रहे हैं, ये देवबंद जो है बहुत सारे लोगों के लिए एक तिलिस्म जैसा दिखता है, उनको लगता है कि जैसे उन लोगों ने इतना बड़ा, खास तौर से आप एक खास रिजवी साहब मेरी बात को थोड़ा अन्यथा ना लें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक क्रिएट किया गया है खास तौर से इस देश के जर्नलिज्म की बेसिक लाइन, और यहां तक कि अगर आप पहले तमाम जो राइटर्स हैं उनको पढ़ेंगे, चाहे वो प्रेमचंद हो चाहे वो हो, उन्होंने इन तमाम लोगों ने एक नया किस्म का यहाँ वो गढ़ा है, इस्लाम को नए तौर पर बना दिया, जो हिंदुस्तान का इस्लाम था उसमें ये कोशिश की गई कि जो वहां अरब का इस्लाम है उससे अलग थोड़ा हिंदुस्तान का टच दे दिया जाए, लेकिन मौलवियों ने उसको काट के, ये देवबंद इसीलिए बना था ताकि ओरिजिनल जो इसके लिए अजनबी है, इस शहर के लिए अजनबी है और इस देश की मिट्टी के लिए अजनबी है, वो मारो काटो इन सब के लिए, उसको कहना है कि हाँ नजस है ये लोग जिन्होंने तुमको जमीनें दी। क्योंकि देवबंद को आप समझ लीजिए, मैं बार बार बता रहा हूं, देवबंद एक इंग्लिश 2017 का पूरे दर्शकों को जाना चाहिए, और 2017 में देवबंद के रिजल्ट को देखना चाहिए, जब वहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीता था तो तमाम जगह ये लिखा गया था, मतलब अद्भुत थी वो पत्रकारिता। मैं आपको ये बता रहा हूँ, पत्रकारिता का भी हाल बता रहा हूँ इस देश की, और खासतौर से इंग्लिश पत्रकारिता जो लिखती है कि एक मैं जब उसके घर में गई, कोने में एक किताब रखा हुआ, ये रखा हुआ, और वो टीचर का बेटा जिसकी बंदूक AK-47 से जवान मर गए हों, जो देश के लिए इतना बड़ा खतरा, वो बेचारा मासूम टीचर का बच्चा है, और वो तमाम चीजें उसको लिखते हुए, क्योंकि उनको उतनी जितनी इंग्लिश आती है, जितनी वो पढ़े हुए, उसको पूरा मानवीयता रख देते। लेकिन देवबंद पे मैं वापस जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत लंबी बातचीत होती है तो भटकते हैं। देवबंद में चूंकि ये पुंडीरों के ही गांव हैं, जिन जिन गांवों की जमीनों पर देवबंद है, वो 1900 जब ये 1867 के करीब रशीद गंगोही और कैरानवी इन सब ने मिलकर जब बनाया था, तो उस वक्त तो दीन के लिए, उस दीन के लिए जिससे कि वो बाकी सबको मतलब नीचे ला सके, बराबर नहीं लाए, नीचे ला सके, उसको ताकत देनी थी। 2017 में जब वहां से बीजेपी का कैंडिडेट जीता, और जो कि 1952 से आप और मैं बात कर चुके इस पे एक बार पहले भी संजय जी, वहां से पुंडीरी जीतता रहा, सिर्फ एक बार वो जीता है माविया, एक बार मुस्लिम कैंडिडेट, बाकी दूसरी पार्टी के 1-2 बार जीते हैं, पहले कांग्रेस जीतती रही, लेकिन वो पुंडीर सीट है, उनको हम लोग हंसते थे ये पुंडीरों का रोम है, यहाँ कैसे कोई गैर पुंडीर जीतेगा। उस पे लिखा गया कि देवबंद में भी उसको ईवीएम का घोटाला बताया गया और उसको टेस्ट केस बताया गया, मतलब देवबंद को। तो मैं पत्रकारिता की बात कर रहा हूं, तो जो देवबंद के ऊपर मुलम्मा चढ़ाया गया कि इसने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, याद है ना वो तमाम उस चीजों को, जबकि सबको मालूम है कि सबसे ज्यादा कट्टरपंथी और सबसे ज्यादा जो आतंकियों की एक तंजीम अफगानिस्तान में जब खड़ी हुई तालिबान, तो वो उसी दरवाजे के नीचे से निकल के गुजरी जिस पर लिखा हुआ था सम्राट जहीर शाह गेट, जो अफगानिस्तान के सम्राट ने बनवाया था, उसी के नीचे से निकल के उसी सम्राट को खत्म करने के लिए वो वहां तक गई। तो देवबंद की कहानी ये है, इसलिए। लेकिन वहां के दंगा आप कभी भी बहुत बड़ा दंगा नहीं देखेंगे, क्योंकि आसपास की आबादी वो उतनी तरह से जवाब देना जानती है, तो वहां बराबर हो जाता है हिसाब, तो कोई नहीं निकलता, वहां नहीं होगा। और इतने लंबे समय से आप देखिए कितनी बार, कितने समय से दंगे भी हुए हैं ना, मुजफ्फरनगर के दंगों की बात कर रहा हूं, मेरठ में हुए, सहारनपुर में कभी कभी कम हुए, लेकिन इसी लाइन से होते हैं ना। तो फिर मौलाना कोई आपको याद आता है, कोई ऐसा याद आया? मलियाना में हुआ,
इतनी बड़ी फायरिंग हुई जिसमें बहुत सारे बेचारे वो लोग मारे गए। कभी आपको याद आता है जो इससे जुड़ा हो इनकी तंजीम से देवबंद कोई बड़ा नियम, कोई ऐसा मदनी का या उनका कोई परिवार का? कभी नहीं आया, कभी नहीं। क्योंकि वो जानते हैं कि उनके पास एक भीड़ है जो पढ़ती नहीं है, जो इस देश को उसी किताब से समझती है जो मौलाना के पास है। इवन दो अगर वो वाकई सही पढ़ लें, अब मैं तो ये कहता हूं कि उनको अपने धार्मिक ग्रंथों को सही से पढ़ ले, अपने से पढ़ ले, तो वो शायद रेशनल हो जाएं, कुछ रेशनल हो। लेकिन ये जो तैयार करते हैं, इन्होंने एक भीड़ तैयार कर रखी है जो इनके इशारे पर दौड़ती है, जो इनका इशारे पर मारती है। आप ये सोचिए कि वो कल इमरान प्रतापगढ़ी जैसा आदमी, और उसके लिए एक पत्रकार ने लिखा है, हालांकि आप जानते हैं किसने लिखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं, जिसने ये कहा था कि इलाहाबाद वालों मेरी एक बात याद रखना, सालों तक सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। याद है ना? अब उस आदमी को संसद में उसने लिखा एक पत्रकार ने कि ये अद्भुत भाषण है और ये खुशी की बात है कि इतना अच्छा बोलने वाला। अब मैं मेराज फैजाबादी की उस गजल के उस शेर को अगर वो पूरा पढ़ देता तो खुद एक्सपोज हो जाता वो कह क्या रहा है। क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। और लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी कि वो अगली लाइन तो सुन लेते। उसको पूरा मैं पढ़ देता हूं। अगर यही जहनियत रही तो मुझ में से डर है कि इस सदी में ना कोई अब्दुल हमीद होगा ना कोई अब्दुल कलाम होगा। ये किसको कहा महाराज? वो किसको पढ़ रहा है? वो पूरी गजल को ऐसी तैसी ले जाए? अरे वो खुद कह रहा है जहनियत बदलो, और ये उस जहनियत को ला रहे। आपने देखा नहीं, एक चीज जो गौर नहीं की जा रही है कि इस पूरी लड़ाई को, चाहे वो सीए हो चाहे ये हो, एक आर्टिकल है, एक वो जो है चेंज है, और उसमें सरकार एक बोर्ड के उसमें वक्फ में अधिनियम में चेंज ला रही है। ये एक जनरल चेंजेस हैं जो सरकारें लाती रही हैं। 1913 में बना और अब तक 1954 में जब देखा, 1964 में देखा, उसके बाद फिर 1995 में हुआ और उसके बाद 2013 में हुआ। अलग अलग चेंजेस आपने किए, तब कभी नहीं कहा गया कि संविधान पे हमला है या हिंदुओं पे हमला हो गया। लेकिन आप ये देखिए, ये पूरे संसद में तमाम लोगों की भाषणों को उठा लीजिए, वो बार बार एक ही कोशिश कर रहे हैं ये कहने की कि ये मुसलमानों को कमतर करा जा रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि इस अधिनियम में आप ये कर रहे हो, वो कर रहे। आप देखिए पूरे भाषण को इमरान प्रतापगढ़ी के सुनिएगा, मैं एक एक का बता सकता हूं क्योंकि मैं तो पूरे भाषण सुनना था, भाई मेरा काम ही यही है, मुझे तो सुनना है। तो लेकिन आप ये सोचिए कि पूरे भाषण में वो कुछ बता नहीं रहा है, वो सिर्फ उनको उन जुमलों को सुनाना चाहता है। और ये एक लंबी लड़ाई है, आप देखेंगे तमाम। बल्कि बड़ा इंटरेस्टिंग तो मुबन्नम वाला है। आपने देखा केरल के सब सुने होंगे संजय जी, केरल के तमाम भाषणों को इकट्ठा कीजिए। मैं कह रहा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, दर्शकों को भी करना चाहिए कि उन तमाम IUML, CPIM और कांग्रेस के उन लीडरों को सुनना चाहिए, उनके भाषणों को दोबारा एक तरतीब से सुने। और आप देखेंगे वो ये गालियां दे रहे हैं कि ये बीजेपी की वजह से हो रहा है। जिस पार्टी को पहली बार वहां एक सीट मिली है, जिस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, और जिसमें उसका पाल बिटास और वो जो जॉन बिटास ये कह रहा है कि वो केरल है, हमारी कल्चर, एक लड़की लेडी सांसद, में नाम अभी उसका रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, वो कह रही है कि वो केरल, वहां सांप्रदायिकता नहीं आती। इस देश में सरिया आधारित गांव वहीं बनाए गए जहां कोई आदमी नहीं जा सकता, कंप्लीट सरिया का था। उस पर इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत शानदार स्टोरी की थी। ये वही जगह है जहां ISIS के सबसे ज्यादा लड़ाके गए, मतलब सबसे ज्यादा वेल रेड लोग। आप ये समझिए, मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि केरल का उदाहरण और संसद के अंदर जो भाषण दिए जा रहे हैं उनका मैसेज अलग है। आपको ये समझने की जरूरत है। सिर्फ ये एक किसी पार्टी के जीतने की बात नहीं है, ना किसी पार्टी को समझने की। आप ये सोचिए कि उस केरल में जहां कोई ताकत नहीं है बीजेपी की, वहां सबसे ज्यादा ISIS की भर्ती हुई, वहां ISIS के लोग गए। इसके अलावा वो प्रोफेसर याद होगा जिसके थाउडेंस कट, वो बायोग्राफी है उसकी, उसको पढ़ने की जरूरत है, जिसने सिर्फ कॉपी का सवाल, जो वहां से आया हुआ सवाल लिखा, उसके हाथ काट दिए गए। जहां जब वापस कोयम्बटूर बम कांड का छूट के गया तो आप वो जुलूस देखिए, वहां तो बीजेपी नहीं है। तो वहां तो सबसे ज्यादा लिटरेट स्टेट है ना। सब मैं यही कह रहा हूं कि जो ये कहते हैं, जो रिजवी साहब ने जो बात की, वो बात आंखें खोल देने वाली बात है। मैं ईमानदारी से कह रहा, मैं इतनी साफगोई से नहीं कह सकता था जितनी साफगोई से उन्होंने कह दी कि जो पढ़ रहे हैं, आपको अपने आसपास उगते हुए इस जंगल को गौर से देखना पड़ेगा। आपको सच बोलना आना चाहिए। हम सच नहीं बोल रहे हैं, हम एक दूसरे से भी सच नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वाकई वो खतरा है।
और आप उनको देखिए जो इनको वोटों से तोल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि कल केरल के सांसदों की स्पीच पढ़े जाने लायक है। मुवन्नम गांव पे भी वो जिम्मेदारी उनकी लाद रहे हैं। वहां आयोग की रिपोर्ट को वो अरब सागर में फेंकने की बात कर रहे हैं। वहां कोर्ट ने उस राज्य सरकार पर सारी उंगलियां उठाई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है। अरे भाई, ये कौन सी साजिश है? जो पार्टी वहां एग्जिस्ट नहीं करती और और आपने साजिश जो जरूरी है साहब, किसी न किसी की साजिश जब तक नहीं होगी तब तक तो फिर मतलब इंटरेस्टिंग, कंस्पिरेसी इसीलिए मैं थियरी कह रहा नहीं हूं बनेगी। कि देवबंद से लेके वहां तक एक रिश्ता है। और देवबंद सिर्फ बिल्कुल सही बात है कि देवबंद सिर्फ एक जगह का नाम नहीं, वो वाकई विचारधारा है जो आपको सब जगह तक ले जाती है। लेकिन उस पे पेंट करने के लिए, बहुत खूबसूरत पेंट करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी के शेर काम आते हैं। तो चलेंगे फिर से एक सिकंदर रिजवी साहब के पास। अब लखनऊ की बड़ी चर्चा होती है, आप तो लखनऊ में ही रहते हैं, तो मुझे ज़रा बताएं कि मुझे खबर मिली कि साहब कि लखनऊ के जो बड़े बड़े जो वक्फ के एरियाज हैं उस पे जी बड़े बड़े मौलानाओं की आराम गाहें हैं और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। कुछ आपके पास डिटेल हो तो बताएं। नहीं, आराम गाहें उनकी अपनी नहीं है, लेकिन उनके आसपास के कारकुन की सबकी है। अगर आप देखिएगा, जो वक्फ जिसे कहते हैं वक्फ बोर्ड सबसे बड़ा जो है लखनऊ या उसके आसपास, और वो ज्यादातर शियों का, सुन्नियों का वक्फ बोर्ड अलग है, यहाँ पर शियों का अलग वक्फ बोर्ड है, सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम से। और यहाँ पे सबसे ज्यादा दौलत के लिए, सबसे ज्यादा जमीनें के लिए वो शियों के पास है। शहर की अगर जमीनों को देखेगा तो वक्फ के हिसाब से 60% शिया वक्फ बोर्ड की, मतलब वो शिया वक्फ बोर्ड जो रेलवे स्टेशन लखनऊ का इतना बड़ा है वो भी वक्फ बोर्ड में कभी आता था। लखनऊ मेडिकल कॉलेज, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, उसको भी कहते हैं वक्फ बोर्ड है, वक्फ का एरिया है, वो ठीक कह रहे हैं। देखिए यहाँ पर वक्फ छोटे से बड़े, इस शहर के अंदर छोटी एक छोटे इमाम बाड़े, या तो 100-150 तो इमाम बाड़े हैं शियों के। मैं सिर्फ शियों पे बात नहीं करना चाहता हूँ, सुन्नियों में, लेकिन लखनऊ के अंदर सुन्नी ट्रस्ट है, लेकिन कम है, बहुत उनकी तादाद कम है, और बहुत ज्यादा उनकी इनकम भी नहीं। लेकिन शिया बोर्ड की इनकम सबसे ज्यादा है। और यहाँ पे गड़बड़ हुई है 10-12 साल 15 साल पहले, तो बहुत ही गड़बड़ हुई है यहाँ पर। जो भी चेयरमैन आया उसने लूट खसोट करी है, पेट सबने भरा है। मौलाना का के ऊपर जो है थोड़ा सा वो रहा है कि ये किस मौलाना के साथ है, कौन मौलाना उसको सपोर्ट कर रहा है, कौन मौलाना उनको सपोर्ट कर रहा है, ये तो होता है। लेकिन मौलानाओं की कोई आरामगाह, मेरे नजर में किसी मौलाना की आरामगाह वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी भी नहीं है, क्योंकि जो बड़े मौलाना है बहुत छोटी सी जगहों में रहते हैं। एक आध मौलाना है, वो भी नहीं, दूसरे लोगों की है बहुत ज्यादा, जो चेयरमैन बने, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स खड़े कर लिए, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भेज डाली। ये पिछले चेयरमैन के ऊपर 400 मुकदमे चल रहे हैं, सीबीआई जांच भी उसके ऊपर कर रही है। और ये वक्फ बोर्ड जो है ना, कहां तक, वो आपको पता है, हैरान रह जाए, कलकत्ता का मटिया बुरुज तक के है, चेन्नई में है। और सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड अगर सुन्नियों का है तो मेरठ सिटी के अंदर है, पश्चिम के अंदर। एक अकेला है, 108 ट्रस्ट है, उसका अकेला है, कमाल अहमद है, वो उसका ट्रस्टी बना बैठा हुआ है। सुन्नियों का वक्फ बोर्ड है, वेस्टर्न यूपी में ज्यादा उनके पास है। अकेले बंदे को 108 ट्रस्ट का चेयरमैन बनाकर रखा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं कि वो आए। और कमाई कितनी, करोड़ों रुपए की कमाई। कितनी उन्होंने जमीनें किराए पे दे रखी हैं, लीज पे दे रखी हैं। अब तो कब्रें भी बेची जाती हैं। मुसलमानों में रिवाज नहीं था कि कब्र बेची अच्छी नहीं जाती थी, अब तो कब्र की रसीद कटती है पैसे की, आपको अच्छी जगह लेनी तो महंगी है। अच्छा, ये भी है। तो वो है, अरे खूब है, लखनऊ के अंदर बहुत है भाई। अच्छी बड़ी करबला है और उसकी अच्छी जगह लेंगे तो उसकी कीमत ज्यादा है, कब्र बेच रहे हैं। वो पैसा कहां जा रहा है? वो सदका जारिया में नहीं इस्तेमाल हो रहा है। सदके जारिया में सदका नहीं किया जा रहा। आ रहा हूं मैं कुरान की सूरह के ऊपर, सूरह बकरा के ऊपर। वो पैसा कहां लगाया जा रहा है? आप चलो मेंटेनेंस पे आप लगा सकते हो, करबला की, आप इमाम बाड़े की तरफ लगा सकते हो, आप मस्जिद की मेंटेनेंस पे लगा सकते हो। बाकी पैसा कहां गया? हर मस्जिद के पास सैकड़ों दुकानें जिसका किराया आ रहा है, हर ऊपर पूरी बड़ी मस्जिदें खड़ी है, नीचे पूरा मार्केट है, किराया एक से एक है। लखनऊ का हजरतगंज जो मेन मार्केट लखनऊ का है, सब लोग जानते हैं, वो सारा वक्त का होता था। अभी भी इसके अंदर एक राजा महमूदाबाद, उनको स्टेट के लोगों ने कब्जा किया, फिर छूटी। साहब उसका किराया सुन के हैरान में जाएंगे। पहले चंद पैसे थे, वो हजारों में चला गया। इतनी आमदनी है, पूछे मत।
लेकिन वो सत्ता दान में नहीं जाती है, चैरिटी में नहीं जाती है, और यहाँ पे यही हराम हो जाता है। और ये मेरा वीडियो देखेंगे तो सबको बेचैनी कि मैं ये पूछ रहा हूं। और यही शायद इनका सबसे बड़ा ट्रस्ट है, इनका शियों का सबसे बड़ा स्लम है ये गौ घाट के पास, गोमती नदी किनारे शहर के बाहर, जहां से दाखिल होती है गोमती नदी शहर लखनऊ के अंदर, उससे पहले उनका स्लम है सज्जाद बाग, और वो है कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर स्लम के अंदर शिया रहता है। और ये कोई चैरिटी करने नहीं आता, कोई इनको जगह नहीं देता है। एक इमाम बाड़े के अंदर जगह देने की बात हो रही, तालकटोरा करबला बहुत बड़ी, वो सबसे पुरानी करबला यहाँ पर है, सबसे ज्यादा जमीन है उसके पास है, 20 शहर के अंदर है। वहां पे उसने कहा कि भाई चलो भाई हम सबको थोड़ी थोड़ी जगह देंगे, 600 फीट की, और जितने इस्लाम के लोग ला करके जो गरीब गुरबा हैं देंगे। लेकिन 50,000 रुपए की रसीद कटानी पड़ेगी पहले। स्लम में रहने वाला 50,000 रुपए की रसीद कटाएगा। आज मैं गया था तालकटोरा करबला में, मेरी 2 बड़ी बहनें, मेरे वालदा वहीं दफन है, वहां पर कब्र है, और मैं लौट रहा था, मैंने देखा वहां पर कि जो घर बन गए थे उसकी बाउंड्री के साथ साथ सबके आगे गाड़ियां खड़ी हैं, सबके 2-2 एसी लगे हुए हैं, वो 600 फीट को उन्होंने आगे कर लिया है, और वो ट्रस्टी पैसे ले लेकर आपको पूरा मौका देता है करने का। पता चला अच्छे लोग रह रहे हैं। अरे सब छोड़िए, हमारे जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो हमारा अल्पसंख्यक आयोग है उसके चेयरमैन है रिजवी साहब, वो अभी तक है बेचारे, बड़े मिस्कीन से, वो वहीं रहते हैं तालकटोरा करबला में, वही वहीं रहते हैं पिछले वाले। तो ये बेची जाती है। मुख्तार अब्बास रिजवी जी नहीं, मुख्तार अब्बास नहीं है वो, उनका नाम है, मैं देखिए नाम स्लिप हो रहा है उनका, बड़े शरीफ से हैं, पुराने बीजेपी के लीडर रहे हैं, ऐसा नहीं है, वो काफी उन्होंने काम भी किया है, और बहुत सादगी से रहते हैं, और सादगी से बेचारे उसी जगह छोटे से लेके वहीं रहते हैं। चेयरमैन साहब तब भी वहीं रह रहे जब चेयरमैन बनाए गए, तो वो वैसे ही है, उसमें उनको मैं वो नहीं करूंगा, अच्छे आदमी है, शरीफ है, इसलिए नजर भी नहीं आया कि हम चेयरमैन है, 3 साल चेयरमैन रहे आयोग के भाई। लेकिन वही आप देखिएगा, ट्रस्टी को देखिएगा तो 4-4 6-6 गाड़ियां उसका बड़ी बड़ी, और वो पहले सपा में था, अब वो बीजेपी में आ गया, तो बीजेपी के लीडर बन गया, उसको गनर भी मिल गए, और ऐसे वैसे ऐसे ऐसे। तो इनका काम है सिर्फ पैसे की उगाही करना, कोई सदका नहीं करना, चैरिटी नहीं करना, गैर मजहब काम है, चाहे शिया वक्फ बोर्ड हो चाहे सुन्नी वक्फ बोर्ड हो। जायदादें बेची जा रही हैं, बिल्डर्स ने यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां ले ली हैं, जिसको पर उन्होंने पता नहीं क्या क्या खड़ा कर दिया। योगी जी का प्रोग्राम था कि साहब जितनी ट्रस्ट की जमीन सबसे ज्यादा लखनऊ में है, तो इसमें अच्छे से यहाँ इंस्टीट्यूट खोले जाए। मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूट संख्याओं के लिए खोल दीजिए, आप अच्छे से उसको बनाइए, और बच्चों को पढ़ाइए, लड़कियों को पढ़वाइए, इंस्टीट्यूट बनाइए, कुछ करिए, पढ़ाई कराइए, मेडिकल कॉलेज खोलिए ना, वो स्क्वायर फीट से दी जाए। हम गरीबों को दे रहे हैं, दे नहीं रहे थे, बेच रहे थे। किसी से 3 लाख लिया गया, किसी से 4 लाख लिया गया, और लोग जरूरतमंद है लेते हैं। तो इस पे अंकुश लगना जरूरी था। ये जो अब आया है अमेंडमेंट हुआ है, अब बेचें। अरे अभी तो बहुतों में जांच लगने जा रही है, अब देखिएगा इसकी शिकायतें बहुत तो वो तो योगी जी तो कह रहे हैं कि 98% अनरजिस्टर्ड है, उसको सबको हम सरकारी ले लेंगे। हाँ तो ऐसा होगा, रजिस्टर्ड तो है बहुत सारे। अच्छा, इसमें परिवार की भी होती है, औलाद बोला जाता है, जैसे कि हम अपने परिवार के लिए ट्रस्ट को बनाते, तो हमारे परिवार का सदस्य ही, एक रिश्तेदार ही, ब्लड रिलेशन ही उसका ट्रस्टी हो सकता है, वो प्राइवेट ट्रस्ट है। उस पर भी क्या करा कि शिया वक्फ बोर्ड है या सुन्नी वक्फ बोर्ड है, उसने कब्जा कर लिया, कब्जा कर लिया। देखिए ट्रस्ट हमारे क्या अलग से रजिस्टर्ड हो सकता है, जरूरी नहीं कि शिया वक्फ बोर्ड जाकर रजिस्टर्ड हो। मैं यहाँ पे आपके लिए एक इंफॉर्मेशन के लिए ला रहा हूँ, बहुत जरूरी है। लखनऊ का जो सबसे हिस्टोरिकल जगह है, लैंडमार्क है, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, घंटा घर, पिक्चर गैलरी, ये मशहूर जगह है जो पहचानी जाती है, लखनऊ की पहचान रखती है, ये आपको पता होगा। जा सर वो हुसैनाबाद एलाइट ट्रस्ट में आता है, ये वक्फ बोर्ड में नहीं आता है। हुसैनाबाद एलाइट ट्रस्ट आज से नहीं, जमाने से है, और ये सब नवाबीन का बनाया हुआ है, असुद्दौला का बनाया हुआ है बड़ा इमाम बाड़ा। एलाइट ट्रस्ट के अंदर उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर वो डीएम होता है। तो मेरा तो यही था सबमिशन के साथ, जैसे जिस पैटर्न पे एलाइट ट्रस्ट चल रहा है, बड़ा इमाम बाड़ा, छोटा इमाम बाड़ा, सारा ट्रस्ट वही कर दीजिए ना। डीएम उसके जो है चेयरमैन है, एडीएम जो है उसका सीईओ है, स्टाफ वहां मिला जुला है। वो कहते हैं साहब ऐसा नहीं कि वो शिया ट्रस्ट है तो वहां कोई शिया होगा, ऐसा ही नहीं, वहां क्लियर हिंदू भी है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा, एक था जैसे सुन्नी वक्फ बोर्ड के अंदर जो है थोड़ा फर्क है शिया सुन्नी में, कि गैर मुस्लिम को नहीं देंगे ट्रस्ट की जगह, शिया वक्फ बोर्ड में कोई ले सकता है। अब जैसे तालकटोरा मैंने जिसका जिक्र किया, जहां मैं गया था करबला में, उसके बाहर दुकानें, उसमें हिंदू है सारी इनकी दुकानें, और उनको दे देंगे, उनको जरूरतमंद है।
अच्छी दुकानें चलती बाहर है, वहां उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ट्रस्टी होता है ये ऐसे देता नहीं, वो कमाता है, बात साल सीधी सी, करोड़ों रुपए के सब साल की इसकी आमदनी कहाँ जाती, क्या करती, मेंटेनेंस थोड़ी सी होती, बाकी पैसा गायब। इसकी ना तो कहीं ऑडिट होती है ना कुछ होता है, सब कहने की बातें हैं, सारा फर्जी है, लूट पा रहा है, ठीक ठाक लूट पा रहा है। और अब उस पर अंकुश लगने जा रहा है, जब उसमें सारे मेंबर बैठेंगे ना कमेटी में, तब समझ में आ जाएगा सबको। तो आपको लगता है कि ये सही डायरेक्शन में काम हुआ है? अरे सर बहुत अच्छा हुआ, ये तो मैं पिछले 5 साल पहले से बोल रहा हूँ कि वक्त बोर्ड को खत्म कर दिया जाए। मेरी अगर अब अभी वीडियो कही है, मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, मेरी 2014 की वीडियो है, और बल्कि बहस हो रही थी जी के ऊपर, और वो रोहित सरदाना, देहांत हो गया, स्वर्गवासी हैं, वो थे एंकर उसके। वक्फ बोर्ड में बहस हो रही थी, वो वसीम रिजवी जो पहले चेयरमैन था उसको लेकर के, तो मैंने यही कहा था, हमने वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए, वरना एडमिनिस्ट्रेटर बैठाना चाहिए, या ये हुसैनाबाद ट्रस्ट की पैटर्न पे पूरे भारत में बना दें। ये जो लोकल डीप भाई इतनी बड़ी, देखिए यूपी के अंदर 27 से 28 रनवे बनी है जो स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हवाई पट्टियां अच्छी है, बड़ी है। तो जिस डिस्ट्रिक्ट में बनी है उसका कस्टोडियन, उसका जो इंचार्ज है वो डीएम है। और जो ट्रस्ट की जमीन होती है वो एक तरह से मजहब, देखिए एक शब्द खुले तौर पे कह रहा हूं, वक्फ का इस्लाम के दीन से कोई लेना देना वक्फ बोर्ड से बिल्कुल नहीं है, ना ये तो तो यही उसके कह रहे हैं कि पैटर्न थे साहब जो हुक्म है। सेक्शन 25 का वायलेशन हो गया, हमारे धार्मिक अधिकारों नहीं, पर कुठाराघात हो गया। झूठ बोल रहे हैं, हमसे बात करें ना, कहां कहां पे क्या किस जगह पर है, जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां पे कुरान में सूरह बकरा के अंदर आ रहा है उसके तो हुक्म कुछ और है, आप तो करते नहीं हो। सदका जारिया आपने कहा किया सर? तो हमसे कल बहस हो रही है, मौलाना बड़ा इतना लंबा दाढ़ी लेके बैठा, मुझसे कहता है कि आप अपनी पर्सनल चीजें कर सकते हैं। मैं झूठ, आपको ट्रांसलेशन नहीं पता कुरान का। सदका जारिया सबके लिए, सदका जारिया में लिखा ही नहीं है इंडिविजुअल के लिए है कि हम जान दें, हम दान दें, हम दान दें। तब हमने जब नाम लिया, हमने के जब बुनियाद पड़ी थी मक्का मुकर्रमा की हरम की, जिसके हम तवाफ करते हैं जाकर, जो इस्लामिक संबल वही एक जगह है, सबसे होली प्लेस है, उसके लिए जब ये सदका जारिया हुआ था, वो हजरत इब्राहिम ने किया था, तब तो इस्लाम भी नहीं आया था, उसके बाद इस्लाम की बुनियाद पड़ी मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। गलत कर रहा है, इसको तो मानते हैं इजरायली यहूदी भी मानता है। देखिए हम बात करते हैं पॉइंट के ऊपर, मैं पढ़ता हूँ, हवाम बातें नहीं होती है, तब वो चुप। और फिर आप तो फिर आप पढ़ पढ़ के करिए, हमने पढ़ तो करते जो कह रहा हूं है ऐसा। आप सूरा खोल लीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ है ये, और सुनिए इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर, सूरों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जो यहाँ पर उसको लोगों ने छुपा दिया, उसको ट्रांसलेट करते ही नहीं, कहीं पे सर कन्वर्जन दिया ही नहीं गया, धर्म परिवर्तन कहीं पे दिया ही नहीं गया कि सर धर्म परिवर्तन किया जाए। क्लासा शब्द का वहां पे इस्तेमाल किया गया, कैलाश शब्द का उसको कुरान के अंदर इस्तेमाल किया गया है, टेम्पल का वर्ड वहां उसमें इस्तेमाल किया गया है, मंदिर का, क्यों नहीं बताते? और उस जमाने क्लाशेस है, आज भी पाकिस्तान के अंदर क्लाशेस जो एंशिएंट हिंदू हैं, जिक्र उसके अंदर है क्लाश का कुरान के अंदर, करते नहीं। मैं तो स्टडी करता हूं, मैं तो अलग तो यूनिवर्सिटी ये पढ़ जो रहा हूँ, ठीक से पढ़ रहा आपके हूँ। जो यहाँ के जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के एक वो जफर मियाँ हैं, उनके खिलाफ तो सुना कोई एक्शन वगैरह योगी जी ने इनिशिएट कर दिया, तो वो भागे हुए। सर सबके खिलाफ होगा, जांच तो हो रही जा रही है, क्योंकि घपले की शिकायतें बहुतों ने करी सर, बंडल हैं, गरीबों ने सबसे ज्यादा शिकायतें करी, उनका कोई नेता नहीं। हुआ क्या रहा है वहां बताऊं सर? जैसे मेरे पास मैं आया तो किसी ने, अब हमको देखते रहते हमारे वीडियो वीडियो, तो एक महिला अपनी बेटी के साथ हमारे ऑफिस आई, अभी बात 2-3 महीने पहले की है। वो लड़की ने एमए कर लिया इंग्लिश में, और बहुत गरीब है, टोटल स्कॉलरशिप इससे करके अच्छी इंग्लिश बोल रही थी। वो इन सब के खिलाफ कंप्लेन लिख रही बैठ करके अंग्रेजी में, सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी साहब को उसने चिट्ठी लिख दी। तो हमसे कह रही थी कि आप सर पे हाथ रखिए, इसको स्पॉन्सर करिए, इसकी जान खतरे में रहती है, लोग घूमते रहते हैं, तो इसको मुंह ढक के सर उसने एविडेंस जी। दिया है। तो अब लोग सर पढ़ लिख गए, अब लोग शिकायतें कर रहे हैं। हाँ, और ये 400 एफआईआर किसके खिलाफ है? ये वसीम रिजवी के खिलाफ है, जो प्रीवियस चेयरमैन, अच्छा अच्छा, वो जितेंद्र त्यागी जो बन गए थे, हाँ उनके खिलाफ अच्छा है अच्छा अच्छा। जी। अब वो जांच का विषय है, जांच हो रही है, इससे मेरे पास तो कोई ऐसा एविडेंस है ही नहीं, मुझे पता नहीं, लेकिन वो जांच चल रही है, सभी को पता है इस चीज का। तो उसके बाद दूसरे बनाए गए हैं भी वो जैदी साहब हैं, वो हैं चेयरमैन,
कुछ लोगों ने उनकी भी शिकायतें करी भी हैं, मेरी नजर में तो नहीं आई, लेकिन हाँ गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं तो बताते हैं कि उन्होंने काफी अपने रिश्तेदारों में बना रखा है ट्रस्टी, और वही सब लोग पैसे की उगाही की जा रही है। ट्रस्टी की पोस्ट के लिए पैसा लिया जाता है, करोड़ों में डील होती है। जितना बड़ा ट्रस्ट उसका ट्रस्टी अपॉइंट होगा, सिर्फ करोड़ों रुपए की डील होती है। पता नहीं कहाँ तक झूठ सच है, क्योंकि पैसे लेन देन मैंने देखा नहीं यहाँ से, लेकिन पूरे कम्युनिटी के अंदर ही उम्र, ये आसानी से नहीं बनाते, किसी को जो बनाते हैं उसे पैसे का तय होता है। ओके, मैंने उसे, ये बात सच है, मैं किसी को बचाने की, पहली बात है मेरे सामने नहीं हुआ है जी, हम मेरे सामने नहीं हुआ, लेकिन लोग बयान तो देते हैं और उनके ग्रुप के अंदर खुल खुल के लिखते हैं, और मैं वो मेरे पास एविडेंस के तौर पर है। मेरा पर्सनल नहीं है, क्योंकि मैं लखनऊ में मिलता जुलता नहीं हूँ, और ना मैं कम्युनिटी में आता जाता हूँ। मेरी लाइन दूसरी है, एक्चुअली सावरकर को मानने वाला हूँ, उनको आराध्य मानते हो तो लोग मुझसे दूरी बना के रखते हैं। धीरेन जी, ये तो कैप्टन रिजवी तो बड़ी ऐसी सेंसेशनल बातें बता रहे हैं, इसमें से तो बहुत सारी बातें पार्लियामेंट में डिस्कस ही नहीं हुई। बिल्कुल नहीं हुई। देखिए अभी भी तो बहुत ज्यादा मतलब ठीक है, एक बड़ा चेंज है ये, लेकिन अभी भी पूरी तरह चेंज नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको यहाँ जानने को सुनने में मिलेंगी। आप जाइए मुजफ्फरनगर, मेरठ, उन तमाम जगह पर बहुत बड़ी संपत्ति वक्फ संपत्ति है, लेकिन उन दुकानदारों से वो कितने पैसे लेते हैं रिकॉर्ड में और कितने ऑन ऑफ द रिकॉर्ड है, ये किसी के पास वो नहीं है। कौन, वो बिल्कुल सही कहा उन्होंने, अगर आप बिल्डर्स का देखेंगे वो 99 साल के पट्टे पर लीज होती है, लेकिन 99 साल किसको याद रहेंगे? कौन सा 99 साल का बुजुर्ग आपको अभी मिलता है जो ये बताएगा फला इमारत में ये था? और कौन उन फाइलों को जाके चेक करेगा? अभी से 1920 की फाइलें मिलती नहीं, 1940 की फाइलें अभी नहीं मिल रही है आपको, तो आप फिर वो कहां से करेंगे? तो लिहाजा वो पूरा का पूरा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वक्फ को अगर हम लोग प्रॉपर्टी के हिसाब से देखते हैं तो यूपी में लगभग 27, टोटल जो वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है, यूपी में 27% है। लगभग 1.5 लाख के करीब संपत्तियां उनकी वक्फ की हैं, जो सबसे ज्यादा है। उसके बाद फिर आप तेलंगाना जाते हैं, फिर आप आंध्र प्रदेश जाते हैं, फिर आप कर्नाटक जाते हैं और फिर पश्चिम बंगाल जाते हैं। लेकिन यूपी में 72%, मतलब एग्जैक्ट लगभग जो मुझे याद आ रहा है वो भी 72% के करीब जो राज्य सरकार की प्रॉपर्टीज पर है। तो योगी उसको लेके बहुत क्लियर है, उनका कहना है कि राज्य सरकार की संपत्ति हम कैसे दे देंगे। तो वो तमाम चीजें बहुत ज्यादा, आप जितना और सही मायने वक्फ का जो खेल है, वक्फ का जो सबसे बड़ा खेल है जिसको हम खुलते हुए देखेंगे वो उत्तर प्रदेश होगा। उसका सेंट्रल जो वार जोन है वो यहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ चूंकि योगी है इसलिए किसी को ये उम्मीद है कि वो पीछे हटने की भी उम्मीद नहीं है कि भाई वो पीछे एक कदम करेंगे तुष्टीकरण के लिए, वोट देने के लिए या वोट देने के लिए, ऐसा कुछ वहां नहीं है। वहां सबको ये उम्मीद है कि ट्रस्ट जो है उनका टोटल रेवेन्यू कैसे हुआ, ट्रांसफर कैसे हुआ, कागज मांगे जाएंगे। और अब वापस होना बड़ा मुश्किल है, उन सरकारी संपत्तियों का बोर्ड को मिलना मतलब लगभग असंभव दिखता है। अभी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपको यहाँ उन्होंने सही बताया, छोटा इमाम, वो बड़ा इमामबाड़ा और वो तमाम चीजें। तो चूंकि हम लोग तो वक्फ के अंतर्गत ही, उसको इतने गहराई से मैंने नहीं देखा था कि वो कौन से उसके अंदर है, लेकिन ये तमाम बड़ी चीजें हैं जो वक्फ के पास है। यानी उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा वो है। और अब जब केस खुलेंगे, चूंकि केस इसलिए खुलेंगे क्योंकि अब आप उनको कागज देखेंगे, कागज चेक करेंगे, और जिनके कागज चेक होंगे उनकी दुकानें किराए पर चढ़ी हुई हैं, चाहे वो कोई सी भी इमारत। अब वो दुकान किराए पर चढ़ी हुई है तो 1 ही रुपया दे रहा है रिकॉर्ड में, तो रिकॉर्ड में 1 रुपया दे रहा है। जब आप उसकी गर्दन पकड़ेंगे तो वो बता देगा साहब मैं 10,000 रहा, 9,999 रुपए तो वहां जा रहे साहब के पास। तो ये सब चीजें होंगी, इन पे केस रजिस्टर्ड होंगे अभी, ऐसा यूपी में तो उम्मीद है। यूपी में पूरी तरह अगले 6 महीने के लिए सरकार ने अपना एजेंडा भी साफ कर रखा, सरकार ने यहाँ पूरी तैयारी कर रखी है कि कैसे वो आते ही इसमें पूरा एकदम वॉर फुटिंग लेवल पे, और बाकायदा एक्सपर्ट्स है। अभी एक केस उस शहर का मुझे याद नहीं आ रहा, आपको 22 बीघा या 24 बीघा जमीन वापस कराई गई है, अभी कुछ दिन पहले का ही है, मुश्किल से 6-7 महीने पहले की वो खबर थी जब वो वापस कराया गया। इसके अलावा एक जगह एसएसपी ऑफिस ही बता दिया था कि ये भी सब वक्फ है, फिर बाद में उसको पकड़ा वकड़ा, वो सब वो किसी और ने उसको, लोगों से पता चला कि क्या क्या हो रहा। तो अलग अलग जगह पर वो तमाम चीजें कम से कम उत्तर प्रदेश में तो आप देखेंगे जो एग्जीक्यूट होंगी, क्योंकि आप कर्नाटक में नहीं देखेंगे, कर्नाटक में तो चूंकि सरकार के हिसाब से चलना, तेलंगाना में नहीं देखेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन आंध्रा में आप देखेंगे,
है ना। पश्चिम बंगाल में नहीं देखेंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में उनको ये लग रहा है कि एक वोट बैंक है, बहुत मोटा वोट बैंक है, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स का एक बड़ा हिस्सा जरूर है। लेकिन कल मुझे लगता है कि वोट बैंक में संजय जी जिस पर बात करनी जरूरी है कि आप ये देखिए स्ट्रेटजी क्या बदली है। अब स्ट्रेटजी अब ये बदल ली है विपक्ष ने। अब वो ये समझ गया है कि मोदी, योगी, अमित शाह ये एक इनविंसिबल है। आप जितना इन पर चोट पहुंचाते हो, जितना आप करते हो, ये एक उस हार्ड सरफेस की तरह हो गए जैसे हम लोग सॉफ्टबॉल में या उसमें देखते हैं स्क्वैश में दीवार पर लगती है, वापस आती है गेंद उतनी तेजी से। अगर आप अच्छे खिलाड़ी नहीं है तो आप तो उड़ गए। और विपक्ष में अभी कोई अच्छा खिलाड़ी तो आपको दिख नहीं रहा। वो तो पैंट पहन के चले जाएंगे रात में, जीन वो पहन के चले जाएंगे, लोअर पहन के, और संसद में जाके उसके बाद वो नहीं भी बोलेंगे। जिस समय आपसे उम्मीद की जा रही है तब आप बोलेंगे नहीं। तो वो सब चीजें आपको दिखेंगी। तो अब उनकी एक नई स्ट्रेटजी, आप ये देखिए, गौर करने वाली बात है। मुझे लगता है ये बहुत सिंसियर बात है जिसमें अब उन्होंने एक नई स्ट्रेटजी है कि साहब इतिहास नहीं भूलेगा। किसको नहीं भूलेगा? चंद्रबाबू नायडू को नहीं भूलेगा। इतिहास किसको नहीं भूलेगा? नीतीश कुमार को नहीं भूलेगा। उसको किसी ने चिटीस कुमार लिख के, मतलब मीम्स भी कर रहे हैं। और ठीक है, डेमोक्रेसी। लेकिन आपको काम क्या है कि आपको ये देखना है कि अटैक किए क्या है। आप ये समझ गए कि वो बीजेपी पे अटैक नहीं कर रहे, क्योंकि वो मालूम है कि बीजेपी इस अटैक से वोट का बेनिफिट मिलेगा। भाई आपको आर्टिकल 40 के बारे में, इसके आर्टिकल 40 के बारे में मैं इस बात के लिए, मतलब मुझे ऐसा यकीन है, मैं नहीं जानता कि इस यकीन में मेरे क्योंकि कोई संख्या तो नहीं है, लेकिन आज से 2-3 साल पहले सिर्फ कुछ लोगों को यह मालूम था कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आपको रिव्यू में जाना पड़ेगा, है ना। आप उससे ज्यादा ये चीजें नहीं मालूम थी क्योंकि चल रहा था। इसीलिए विष्णु जैन के साथ पहली बार वक्त पे बात जो है वो जयपुर डायलॉग्स पे ही हुई थी। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने जब बोला था विष्णु जैन ने। लेकिन हम लोग चूंकि सोनी उपाध्याय और वो सब लोगों से, चूंकि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में कई बार आप मुलाकात होती, तो भी इतनी गहराई नहीं दिख रही थी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो सूचना का युग है, तो इसीलिए आप ये इस स्ट्रेटजी को बदलते हुए देख रहे हैं। वो चंद्रबाबू नायडू को, वो नीतीश कुमार को, वो इसके अलावा इधर एक और जो सहयोगी उनके हैं, जो अभी असम गण परिषद, या इस तरह के लोगों को, जिनको ये कह रहे थे, जिनका क्रेडेंशियल जो अपने आप को, ये चूंकि उनको वोट मिलते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, सब जगह इनके बावजूद उनको जीत मिली। और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार खुल के साथ आए हैं। आप देख रहे होंगे वो खुल के साथ में है। वो इसलिए है कि वो समझ गए कि इस गिमिक से कुछ होना नहीं है, जिसको वोट देना है उसको वोट देगा। तो मुझे लगता है कि एक जो नई रणनीति है, ये इस पूरे उसमें खुल के आई। आज पूरे दिन अगर आप देखेंगे तो सारे, उनको कोई मतलब नहीं, जो उनके सोशल मीडिया पे लोग हैं, चाहे उनके जर्नलिस्ट हो चाहे वो हो, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि साहब इनको नहीं भूलना है, आपको याद रखना है। उनमें से कोई भी ना योगी को कुछ कह रहा है, ना मोदी को कह रहा है। वो कह रहा है इनको तो यार भूलना ही भूलना नहीं है, उनको देखो जिनको नहीं भूलना है। तो ये एक नई रणनीति है, बिहार के लिए बिछी हुई नई बिसात है। मुझे लगता है देखने की जरूरत है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। धीरेन्द्र जी को और कैप्टन रिजवी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद।